नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी पॉलिटी में, तो मैं आपको पढ़ा रही थी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट में हम सबसे पहले शुरू करने वाले थे पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया था 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं पार्लियामेंट के। एक होता है आपका प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर बनती है आपकी पार्लियामेंट, आपकी संसद। तो हमने पार्लियामेंट का जो एक इंटीग्रल पार्ट था, जो अभिन्न अंग था, दैट इज प्रेसिडेंट, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम पार्लियामेंट के दो जो कंपोनेंट्स बच गए, राज्यसभा और लोकसभा, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम राज्यसभा से। प्रेसिडेंट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट, नाउ वी विल डिस्कस राज्यसभा, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है राज्यसभा और क्या क्या प्रश्न आपके राज्यसभा से आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। देखिए, राज्यसभा ये हिंदी का शब्द है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा को किन किन और नामों से जाना जाता है? व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ राज्यसभा? देखिए, राज्यसभा को आप कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये इसका अंग्रेजी में मीनिंग हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? राज्यसभा। यानी राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस, ठीक। राज्यसभा को हम एल्डरली हाउस भी कहते हैं, एल्डरली हाउस भी कहते हैं। और राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो यानी जो राज्यसभा है हमारी, उसको किन किन नामों से जाना जाता है? उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जो इसका अंग्रेजी वर्जन हो गया। इसे परमानेंट हाउस कहते हैं, इसे एल्डरली हाउस कहते हैं और इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जरा कोई मुझे बता सकता है कि क्यों इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है? व्हाई राज्यसभा नोन एज परमानेंट हाउस? इसे स्थायी सदन क्यों कहते हैं आप? इसे स्थायी सदन आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जो लोकसभा होती है उसको राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम? परमानेंट हाउस, यानी स्थायी सदन, सॉरी, है ना, स्थायी सदन। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। इसे एल्डरली हाउस भी कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि राज्यसभा को एल्डरली हाउस क्यों कहते हैं? ठीक है, सुनो, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो न्यूनतम आयु चाहिए, जो मिनिमम एज चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक देखें तो लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा में एल्डरली लोग ज्यादा होंगे उम्र के मामले में, क्योंकि लोकसभा में 25 न्यूनतम आयु है और राज्यसभा में 30 न्यूनतम आयु है। इसीलिए कंपैरेटिवली इसे क्या कहते हैं आप? एल्डरली हाउस। क्यों? क्योंकि एज जो होनी चाहिए मेंबर की, एज ऑफ मेंबर should not less than 30 year। अपर हाउस ऊपरी सदन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये राज्यसभा के दूसरे नाम हैं। कौन कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट, परमानेंट हाउस, एल्डरली हाउस और अपर हाउस। क्लियर है इतनी बात?
चलिए इसे मैं रब कर दूं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं राज्यसभा में। मैंने बता ही दिया राज्यसभा में एज कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर। जो भी राज्यसभा का सदस्य होगा उसकी आयु 30 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कैसा होता है, क्या किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी बच्चे ने राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है हम लोगों में? नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई हम राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट? क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वही सेम प्रणाली जो मैंने आपको प्रेसिडेंट में बताई थी, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ओके फाइन। अच्छा, अब बात आती है कि राज्यसभा में की कंपोजिशन, राज्यसभा की कंपोजिशन। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर वो डायग्राम फ्लो चार्ट बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, चलिए। तो देखिए राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अधिकतम जो संख्या है वो हो सकती है आपकी 250। ठीक है, और इस 250 में से भी किस तरह से वर्गीकरण होता है? इस 250 में से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो कितने बचे? और 238 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये इसकी कंपोजिशन है कि 238 मेंबर इसमें इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, और 12 मेंबर्स जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है? एट प्रेजेंट हमारे पास 245 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं। अब उसमें से राष्ट्रपति जी जितने नॉमिनेट करते हैं वो तो उतने ही रहे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 245 में से आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 233 ना। तो 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। क्लियर है इतना? ये होती है इसकी कंपोजिशन। जो संरचना होती है राज्यसभा की वो इस प्रकार होती है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है राज्यसभा की वो 250 होती है। यानी 250 मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर आ सकते हैं राज्यसभा में? 250 मेंबर आ सकते हैं। और उसमें से 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर जो भी व्यक्ति अपने किसी भी क्षेत्र में जिससे वो संबंध रखते हो, उसमें एक्सेल करते हो, उसमें एक्सीलेंट हो,
तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी जो है वो सीधा नामांकित कर देते हैं, सीधा मनोनीत कर देते हैं राज्यसभा के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर जी ऐसे। और 238 जो होते हैं उनका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? राज्यसभा के इलेक्शंस में और यूटीज में। ठीक है, क्लियर है? और यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन क्या है कि हमारे पास केवल कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 तो नॉमिनेट हो ही गई प्रेसिडेंट के द्वारा, और बचे कितने फिर? 245 में से आप 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 233। तो 233 इलेक्टेड होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ये हमारी कंपोजिशन है राज्यसभा की। कोई किसी को डाउट है यहाँ तक? है तो आप मुझे बताएं। तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा की कंपोजिशन क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 250, और उसमें से कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं 238। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। फिलहाल की सिचुएशन क्या है? हमारे पास कितने मेंबर हैं हमारी राज्यसभा में? 233 मेंबर हैं। और कितने नॉमिनेट? 245 मेंबर हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं इनडायरेक्टली, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए चलो तो मैं एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर सुन लो। जैसे जो 238 मेंबर्स होते हैं ना, इसमें से दिख रहा है क्या यहाँ तक? जो 238 मेंबर्स होते हैं इसमें से 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो स्टेट से कितने आए? 234 मेंबर कहाँ से आते हैं? राज्यों से। ठीक है, 4 मेंबर आते हैं ये आपके यूनियन टेरिटरी से, 3 दिल्ली से आते हैं और 1 पौंडीचेरी से आते हैं। ठीक है, उसमें भी कहाँ से? दिल्ली और पौंडीचेरी से। 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी से। सेम यही यहाँ पे 4 मेंबर आते हैं टोटल यूटी से। फिर कितने बच गए? 229 बच गए। ये कहाँ से आते हैं? स्टेट से। क्लियर है? ये मैंने और आपको एक्स्ट्रा बता दिया। कोई आपसे पूछ ले तो आप बता पाए कि भाई कंपोजिशन कैसी होती है। मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 इलेक्टेड होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। और इन 238 में से भी 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी से आते हैं, और 234 बचे वो स्टेट से आते हैं। सेम यहाँ पर 233 में से 4 यूटी से आ गए, तो स्टेट से कितने आए? 229। तो ये कंप्लीट कंपोजिशन है। आपसे अगर कोई ऐसा भी पूछ ले तो आप ऐसा भी बता पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन यानी जो जनता है, जो हम लोग हैं, वो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बात आती है कि भाई पार्टिसिपेट कौन करेगा राज्यसभा के इलेक्शन में, है ना?
तो राज्यसभा का जो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों से चुनकर आते हैं, जो राज्यों से मेंबर्स चुनकर आ रहे हैं, जो 229 मेंबर आए ना राज्यों से चुन के, तो 229 मेंबर जो राज्यों से चुनकर आ रहे हैं उनको कौन चुन रहा है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य की विधान सभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसके सदस्य उनको चुनकर भेजते हैं। और जो यूटी से आ रहे हैं तो वहां पर भी सेम ही हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो यूटी से चुनकर आ रहे हैं उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, वही सेम ही है। क्योंकि हमारी पौंडीचेरी और दिल्ली में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके सदस्य जो यूटी से मेंबर आ रहे हैं उनको चुनकर भेज देते हैं और उसको हम क्या देते हैं? स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। तो राज्यों से जो चुनकर आ रहे हैं उनको राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनकर भेजते हैं, और जो यूटी से आ रहे हैं उसको हम कह देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली और पौंडीचेरी से ही आ रहे हैं, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वही चुनकर उनको भेज रहे होंगे। तो इस तरह से इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इससे समझ में आ गया कि जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है इसका, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट अबाउट द राज्यसभा? फाइन, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स के बारे में और कोरम वगैरह के बारे में। कोरम, राज्यसभा का कोरम क्या होता है? क्या आप कोरम जानते हैं? कोरम का मतलब समझते हैं आप? चलिए, कोरम का मतलब होता है कि राज्यसभा का जो सेशन बैठेगा, जो मीटिंग बैठेगी, उस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए लगभग कितने सदस्य चाहिए, यानी कितने सदस्य कम से कम प्रेजेंट हों कि राज्यसभा की मीटिंग हो सके, राज्यसभा का सेशन बैठ सके, उसे कहते हैं कोरम। कोरम को हम बोलते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू रन द हाउस। सदन को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, उसे हम कहते हैं कोरम। यहां पर आप लिख लीजिए मिनिमम मेंबर्स टू रन द हाउस। सदन को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्य, उसे हम कहते हैं कोरम। और कोरम कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, तो 250 का 1/10 कितना हो गया? 25। यानी मिनिमम 25 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा को रन करने के लिए। कितने मेंबर चाहिए? 25 मेंबर्स। अगर फ्रैक्शन में पूछ ले तो कितना कोरम? 1/10। क्लियर है? कोरम पूछ ले 1/10, मेंबर्स की संख्या पूछ ले तो 25। 250 का 1/10 कितना हो गया? 25। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल, इससे पहले हम बात करते हैं टेन्योर, टर्म या टेन्योर, कार्यकाल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? बताइए जरा मुझे, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? यहां पर सभी लोग गलती करते हैं, जब भी मैं पूछती हूँ राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, सब बोल देते 6 वर्ष। नो, राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका आंसर है नॉट फिक्स्ड। कोई फिक्स नहीं है कितना राज्यसभा का कार्यकाल होगा, ये कहीं पर भी फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, अब आता है यहां पर ही टेन्योर यानी टर्म ऑफ राज्यसभा का कार्यकाल कहीं पर भी फिक्स नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बताता कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में एक चीज मेंशन की गई है। वो चीज क्या है? पहले मैं वो लिख रही हूं, बट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
कितने मेंबर्स, बट द 1/3 मेंबर्स, ऐसे लिखें आप, ठीक है, बट द 1/3 मेंबर्स। थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है ना ये, चल, बट द कितने मेंबर बच्चों, 1/3 मेंबर, बट द 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर। लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, ये चीज मेंशन है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, कहीं मेंशन नहीं है, कुछ फिक्सेशन नहीं है, तो नॉट फिक्स्ड उसका आंसर है, न 5 न 6 न 7 न 8, नॉट फिक्स्ड। बट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, ये चीज मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है, इज इट क्लियर टू यू? और वो जो 6 साल वाली कंफ्यूजन है ना आपको, वो क्या है, वो मैं अभी क्लियर करती हूँ। ये इतना लिख लिया कि राज्यसभा में कोरम कितना होना चाहिए, 1/10। कोरम का मतलब मिनिमम मेंबर टू रन द हाउस, और मेंबर्स अगर संख्या पूछ ले तो 25। टेन्योर क्या होता है भैया, कोई फिक्स नहीं है, कुछ इसका फिक्सेशन नहीं, नॉट फिक्स्ड, लेकिन 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे, ये चीज मेंशन है, ठीक है। और वो जो 6 साल वाला क्या चक्कर है उसे मैं अभी बताती हूँ। ये लिख लिया यहां तक, तो इसे रब कर दो, ठीक। देखिए, जो टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लेकिन जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने राज्यसभा का टेन्योर नहीं लिखा है, मैंने राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर रखा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 इयर्स। और ऐसा हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें ये मेंशन है कि भैया राज्यसभा के मेंबर्स सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। ये कहां पर मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसमें मेंशन है, आरपीए एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। तो ये कंफ्यूजन रहता है, जब भी आपसे कोई राज्यसभा का कार्यकाल पूछता है आप सीधा आंसर बोलते हैं 6 वर्ष। नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं है और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बल्कि एक एक्ट में मेंशन है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। और आप एक बात और सोच रहे होंगे कि भैया हर 2 साल में जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं वो कैसे रिटायर होते हैं, लॉटरी सिस्टम से, ठीक है। लॉटरी सिस्टम आप भली भांति जानते हैं, जिसका नाम आएगा वो रिटायर हो जाएगा, उसको कौन रिटायर करेगा, आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके फाइन, तो मिटा दो फिर इसे भी। अच्छा, अब आते हैं हम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, 3 विशेष शक्तियां राज्यसभा के पास होती हैं, ठीक है। वो 3 विशेष शक्तियां क्या हैं वो देखते हैं। उसमें पहली विशेष शक्ति है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, आप सभी जानते हैं, इसको मैं अभी लिखवा भी दूंगी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रपोजल होगा या जो रिजोल्यूशन, जो प्रस्ताव होगा
वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हो सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में। सो इट इज वन ऑफ द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 67 लिख लीजिए। रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट originated only in राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा में वो प्रस्ताव आ गया, पास हो गया, और लोकसभा ने एग्री कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट आपका हट जाएगा। ठीक है, दूसरा स्पेशल पावर क्या होती है, और आपको इससे एक चीज और पता चल गई कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 67, जो कि राज्यसभा की एक विशेष पावर भी है। उसके बाद जो विशेष पावर आती है राज्यसभा की, वो होती है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या होती है? कि राज्यसभा हैज पावर टू राज्यसभा के पास क्या पावर होती है? राज्यसभा कैन गिव द पावर ऑफ मेकिंग लॉज ऑन स्टेट लिस्ट आइटम्स to Parliament for national interest। ये क्या मतलब है भाई इसका? आप सभी जानते हैं जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची होती है, राज्य सूची पर कानून, जो राज्य सूची में जो आइटम्स आते हैं, और मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाई थी, 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो मैंने बताया था स्टेट लिस्ट में पुलिस हो गया, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पंचायत हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो इन विषयों पर कानून कौन बना सकता है? राज्य की जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, विधानसभा, विधान परिषद, जिनमें दोनों है। तो स्टेट लिस्ट पर, राज्य सूची के आइटम्स पर, राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर कानून स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, ये उसका अधिकार है। लेकिन राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के हित के लिए, देश के हित के लिए वो ये पावर किसको दे सकती है? पार्लियामेंट को दे सकती है। ठीक है, राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी से। अगर 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा ने वो प्रस्ताव पास कर दिया, तो स्टेट लिस्ट के आइटम्स पर कानून बनाने की शक्ति वो किसको सौंप सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर से लेकर पार्लियामेंट को सौंप सकती है, देश हित के लिए। तो यानी देश हित के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे सकती है। ये एक स्पेशल पावर है किसकी? राज्यसभा की। ठीक, एक और स्पेशल पावर होती है, 3 स्पेशल पावर होती हैं। तीसरी जो स्पेशल पावर है राज्यसभा की, वो है आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, यानी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। तो जो हमारी अभी हम जाते हैं, हाल फिलहाल में हमारे पास केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS। यहाँ पर F का मतलब फॉरेन नहीं है बच्चों, फॉरेस्ट है, भारतीय वन सेवा, IFS।
अगर हमें आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास केवल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, 3 अखिल भारतीय सेवा हैं, IAS, IPS और IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ठीक है, अगर ऐसी ही कोई और सर्विस अगर क्रिएट करनी है तो उसका प्रस्ताव भी कहां पर आएगा? राज्यसभा में आएगा। यानी राज्यसभा के पास पावर होती है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की। और हाल फिलहाल में हमारे पास कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? IAS, IPS, IFS। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी हाल फिलहाल में अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो IAS, IPS, IFS और एक और IFS दे देगा, क्योंकि IFS 2 है आपके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन तो फॉरेन वाली नहीं आती है, कौन सी आती है? IFS वाली, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये एक और स्पेशल पावर थी किसकी? राज्यसभा की। तो हम समझ गए 3 स्पेशल पावर्स थी हमारी राज्यसभा की। अच्छा, जरा मुझे बताएं कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है ऑफ राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट। और बच्चों इसे ऐसे लिख देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। अब जरा समझे क्या मतलब है इसका। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। यहां पर जो टर्म आई है एक्स ऑफिशियो, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? एक्स ऑफिशियो का मतलब है उस पद के द्वारा, क्योंकि वह व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, तो उस पद के नाते, उस पद के द्वारा वह ऑटोमेटिकली किसका चेयरमैन बन जाता है? राज्यसभा का। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, उस पद के द्वारा। क्योंकि वह उपराष्ट्रपति है इसीलिए वह राज्यसभा का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा, उस पद के नाते। किस पद के नाते? वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते। तो ये मतलब है एक्स ऑफिशियो का, यानी ये चुना हुआ पोस्ट नहीं है। जो राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का जो चेयरमैन है, वो चुनी हुई पोस्ट थोड़ी है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो उस पद के नाते क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन होता है वो एक इलेक्टेड पोस्ट होती है। जो राज्यसभा का उप अध्यक्ष होगा, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, उन्हीं में से किसी भी व्यक्ति को चुनकर वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। किसका? राज्यसभा का। इसीलिए वो कैसी पोस्ट है? एक इलेक्टेड पोस्ट है। क्लियर है? राज्यसभा में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कौन से बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक होल्ड करके रख सकती है। जैसे कि हम जानते हैं मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन के लिए होल्ड करके रख सकती है, ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको पूरा अलग से बिल कराऊंगी। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये मैं पूरे अलग से कराऊंगी। तो वहां पर आपको मैं अलग से बता दूंगी कि राज्यसभा की क्या पावर है इसके रिगार्डिंग, लोकसभा की क्या पावर्स है इसके रिगार्डिंग। तो वो सारे जो बिल्स हैं वो हम एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, अलग से उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताऊंगी तो वो एकदम खिचड़ी सी पक जाएगी, ठीक है ना। उसे हम बिल्कुल अलग से, बिल्कुल सेपरेटली पूरा डील कर लेंगे टाइप्स ऑफ बिल इस टॉपिक के अंदर। तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा की जो और थोड़ी बहुत जो शक्तियां बच गई हैं हमारी, वो वहां पर कवर अप हो जाएंगी और अच्छे से और समझ में आएंगी।
क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि मनी बिल होता क्या है, तो फिर ऐसे मैं ऐसे ही लिखवा दूं कि मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए होल्ड करके रख सकती है, तो ऐसे कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं पूरा ही एक्सप्लेन करूंगी क्या है मनी बिल, फिर राज्यसभा के पास क्या पावर है उसके रिगार्डिंग, लोकसभा के पास क्या पावर है उसके रिगार्डिंग, तो वो वहां पर हमारा कवर अप हो जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी राज्यसभा में इतना ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण अंग की, जो है हमारा लोकसभा। किसका? पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा क्लियर है, जो थोड़ी बहुत शक्तियां बची हैं वो आपकी टाइप्स ऑफ बिल में क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए आइए, तो तीसरा कंपोनेंट हमारा जो है वो है लोकसभा। लोकसभा, अच्छा, अब जैसे हमने बताया था कि राज्यसभा को अलग अलग नामों से जानते हैं, ऐसे ही लोकसभा को जानते हैं। तो चलो देख लेते हैं लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो लोकसभा को क्या आप लोअर हाउस कहते हो, है ना? एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, निचला सदन। अच्छा, लोकसभा की अंग्रेजी वर्जन क्या हो जाएगा? इंग्लिश वर्जन, लोक मतलब लोक, सभा यानी हाउस, यानी हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन। और इसे किस नाम से जानते हो? टेम्पररी हाउस कह दूं क्या इसे मैं? इसे मैं टेम्पररी हाउस भी कहती हूं, और इसे मैं पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं, पॉपुलर हाउस। जरा समझे, लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, इसी का अंग्रेजी वर्जन हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन, इसके नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को बच्चों हम टेम्पररी हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकसभा को टेम्पररी हाउस? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, इसे डिसॉल्व कर सकता है। हमने जाना था कि राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, इसीलिए वो परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसीलिए कैसा हाउस है? अस्थायी सदन है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व, इट कैन बी और इट कैन डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसे पॉपुलर हाउस क्यों कहते हो? बताओ जरा, वाई इट इज नोन एज पॉपुलर हाउस? क्यों कहते हो आप इसे पॉपुलर हाउस? बताओ। देखो, पॉपुलर हाउस का मतलब है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर वोटिंग के द्वारा। लोकसभा में आप वोट करते हैं सभी, हाँ आपने की है वोट, तो आप अपने पॉपुलर कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए से हम पॉपुलर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्शन डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा इसका इलेक्शन किया जाता है, जनता डायरेक्ट इनके इलेक्शन में भागीदार होती है, तो अपने पॉपुलर कैंडिडेट को वो चुनेगी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को तो नहीं कहते ना, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट करती है, दैट इज वाई, तो अपने पॉपुलर कैंडिडेट्स को वो चुनते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज पॉपुलर हाउस। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोकसभा को हम टेम्पररी हाउस के नाम से जानते हैं, और लोकसभा को हम पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए, जरा बच्चे मुझे बता दें कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 ईयर। जो भी व्यक्ति 25 ईयर का होगा, 25 वर्ष का होगा, वो क्या कर सकता है? वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। तो मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। अच्छा, इलेक्शन कैसे होता है भाई?
वेरी नाइस, डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन बच्चों डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, और किस प्रणाली द्वारा होता है? आर्टिकल 326 जो बात करता है एडल्ट सफरेज या एडल्ट सफरेज, जिसे हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है कि जो भी व्यक्ति 18 या 18 प्लस है वो वोट दे सकता है, तो उसे हम कहते हैं एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। चलिए यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जो वोटिंग एज थी, पहले वोटिंग एज 21 ईयर हुआ करती थी, 21 वर्ष, लेकिन वोटिंग एज को बाद में घटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में ऐसा किया गया और किस संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अर्लियर वोटिंग एज कितनी होती थी? वोटिंग एज वॉज 21 ईयर, बट इट वॉज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर, लेकिन बाद में से 18 साल पर कर दिया गया था। इन द ईयर, किस ईयर में ऐसा किया गया था? 1989 में। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बताओ वोटिंग एज को रिड्यूस, जो 21 साल थी पहले वोटिंग एज, उसको रिड्यूस करके 18 साल किस वर्ष में किया गया था? तो 1989 में किया गया था। किस संशोधन से किया गया था? बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1989 में वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, तो किस ईयर में की गई बच्चों? 1989, इस वर्ष में की गई। और किस संशोधन से की गई? सो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा ऐसा किया गया। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? ठीक है, तो मिनिमम एज 25 वर्ष, इलेक्शन डायरेक्ट होता है। क्या प्रणाली है हमारी? एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। कौन सा आर्टिकल वयस्क मताधिकार की बात करता है? तो आर्टिकल 326। पहले वोटिंग एज कितनी हुआ करती थी? तो 21 वर्ष होती थी। 21 वर्ष से घटकर कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई। किस ईयर में ऐसा किया गया? 1989 में। और किस संशोधन से ऐसा किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से। क्लियर है? चलिए, लिख लिया आपने सभी? नहीं तो इसे मैं रब कर दूं? ओके। अब कंपोजिशन देखें जरा लोकसभा की। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा देखिए, लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250 प्लस 2 इज इक्वल टू 252, ये होती है। और ये जो दो होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आपसे यही प्रश्न किया जाता है कि बताओ लोकसभा में
कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? तो आप क्या आंसर कर देंगे फटाफट से कि दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 252। अब इसमें से देखिए, इसमें से दो क्या थे? एंग्लो इंडियन। तो अब इन 250 में से 230 तो राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 कहाँ से चुनकर आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से। 20 कहाँ से चुनकर आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट, फिलहाल में क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 243 + 2 = 245। 245। दो तो आप समझ ही गए ये कौन है? ये तो होंगे ही एंग्लो इंडियन। अच्छा, इसका आर्टिकल भी लिख देती हूँ मैं। किस आर्टिकल में ऐसा बोला गया? 331, आर्टिकल 331 है। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, नॉमिनेटेड करेंगे लोकसभा में। किस आर्टिकल के तहत बच्चों? आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है? 245 है हमारे पास टोटल, उसमें से दो एंग्लो इंडियन है। स्टेट में उतने ही है, कितने? 230। राज्यों से 230 ही आ रहे हैं। तो अब यूनियन टेरिटरी से कम आ रहे हैं, मतलब तो यूनियन टेरिटरी से कितने आ रहे हैं? केवल 13 आ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी से 13 आ रहे हैं, जिसमें से 7 तो आपकी दिल्ली से आ रहे हैं और बाकी 6 जो बची हुई यूटीज हैं वहां से आ रहे हैं, ठीक। क्लियर है? तो ये है इसका कंपोजिशन कि भैया मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा की वो 250 + 2 यानी 252 होती है। उसमें से दो जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अंडर आर्टिकल 331 किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। उस 250 में से 230 राज्यों से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या है कि 245 हैं टोटल, उसमें से दो एंग्लो इंडियन हैं, 230 राज्यों से आ रहे हैं। कमी कहाँ पर आ रही है? यूटीज में। 13 यूटीज से आ रहे हैं, उसमें से 7 दिल्ली से आते हैं और 6 रेस्ट से आते हैं, ठीक है। चलिए, रेस्ट मतलब बची हुई। जरा बच्चे मुझे बता दें कि लोकसभा का टेन्योर क्या होता है? टेन्योर, कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल सब ही जानते हैं। टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, ठीक है। अच्छा, जरा मुझे बता दें कोरम। अब तो बच्चे भली भांति परिचित हैं कि कोरम क्या होता है कि मिनिमम मेंबर्स टू रन द हाउस। किसी भी सदन को चलाने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? तो कोरम लोकसभा का भी 1/10 होता है फ्रैक्शन में। और अगर मेंबर्स पूछ ले तो हम 550 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 500, क्योंकि 552/10 तो पॉइंट में तो आदमी होगा नहीं, ठीक है। तो 55 मेंबर्स। न्यूनतम मेंबर जो चाहिए वो कितने? 55। 550/10 55। 552 क्यों नहीं लिया? समझ गए ना, पॉइंट्स में थोड़ी होगा आदमी। तो लगभग 55 मेंबर्स चाहिए हाउस को रन करने के लिए। टेन्योर क्लियर है लोकसभा का, कोरम क्लियर है 1/10 या 55 मेंबर्स। कुछ स्पेशल चीजें समझें लोकसभा के विषय में। कंपोजिशन हो गया है हमारा। स्पेशल है ये लोकसभा टेन्योर लिखें आप। टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो कार्यकाल है कैन बी एक्सटेंडेड, उसे बच्चों बढ़ाया जा सकता है। कब? कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। अब कैश कितना बढ़ाया जा सकता है? बाय 1 ईयर एट 1 टाइम, एक समय पर एक बार। यानी एक समय पर अगर आप बढ़ाएंगे
लोकसभा के कार्यकाल को, तो एक समय पर आप 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, ऐसा हुआ है। कौन सी लोकसभा के साथ ऐसा हुआ था? तो 5th लोकसभा, 5वीं जो लोकसभा थी उस दौरान ऐसा हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं उस दौरान आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, याद है? 1975 से और 1977 तक आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है? तो ऐसा कब किया गया था? तो 5th एग्जाम्पल इसका क्या है? 5th लोकसभा। 5th लोकसभा का टेन्योर को 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 साल के लिए। तो इसका टेन्योर रहा था 1971 से 1977 तक, 7 साल, ठीक है? तो 1971 से 1977 इसका टेन्योर रहा था। तो ऐसा कौन सी लोकसभा के साथ हुआ था? 5वीं लोकसभा के साथ ऐसा किया गया था। कब किया गया था? जब इंदिरा गांधी के पीरियड में इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल घोषित हुआ था, जब ऐसा किया गया था। क्लियर है? फिर वही बात कि लोकसभा की क्या पावर होती है बिल्स के केस में, और जो पावर्स होती है लोकसभा की, जब मैं आपको अलग से बताऊंगी टाइप्स ऑफ बिल, तब मैं आपको ये पूरा डिस्कस करूंगी कि मनी बिल में लोकसभा में ही आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या हो सकता है, जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान होता है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें अलग से हम टॉपिक लेंगे, टाइप्स ऑफ बिल, वहां पर डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलो, अच्छा, अब जरा कोई बच्चा मुझे बताए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बोलो। हाँ, स्पीकर। स्पीकर जो है वो चेयर, अध्यक्ष होता है किसका? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो स्पीकर के बारे में पढ़ना आवश्यक है, ठीक है? स्पीकर अंडर आर्टिकल 93 में स्पीकर आता है। उतना जानने का मतलब एसएससी तो नहीं पूछेगा उतना, आर्टिकल 93 में स्पीकर आता है, ठीक है? तो स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो स्पीकर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, स्पीकर को पढ़ने से पहले आप एक और मुख्य पद के बारे में पढ़ें, दैट इज प्रोटेम स्पीकर। नाम सुना है आपने प्रोटेम स्पीकर का? ठीक है, तो हम पहले स्पीकर पर जाने से पहले हम प्रोटेम स्पीकर पढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर, और हिंदी में भी इसे प्रोटेम स्पीकर ही कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भैया ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? क्या है ये प्रोटेम स्पीकर? देखिए, लोकसभा की जब कोई पहली बैठक होगी, जैसे मैं मान लो नई नई लोकसभा चुनकर आई, तो लोकसभा की पहली बैठक होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि लोकसभा की पहली बैठक में चुनाव करा जाएगा कि भैया कौन स्पीकर होगा, नहीं। सबसे पहले तो जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनको शपथ वगैरह दिलाई जाएगी, उनको ओथ दिलाई जाएगी, यही सब तो होगा। अब ऐसा थोड़ी पहली मीटिंग में आके चुनाव में लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें शपथ वगैरह दिलाई जाती हैं लोकसभा के सभी सदस्यों को। तो प्रेसिडेंट महोदय आते हैं और जो लोकसभा का सबसे एक्सपीरियंस्ड, जो एल्डरली जो व्यक्ति होता है, उसको वो क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। यानी ये जो पद होता है प्रोटेम स्पीकर का, वो अस्थायी पद होता है, वो टेम्पररी पद होता है, जो लोकसभा की पहली मीटिंग को प्रिसाइड करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। यानी बच्चों, प्रोटेम स्पीकर वो पद है जो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। किसको चुना जाता है? जो एल्डरली, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का, आमतौर पर उसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनता है। और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सभी सदस्यों को क्या दिलाता है? ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्लियर है? तो आप लिख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
मोस्ट, और किसको अपॉइंट किया जाता है? मोस्टली, ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ऑफ लोकसभा का, ठीक है। ये प्रिसाइड करता है, प्रिसाइड मतलब बच्चों अध्यक्षता, प्रिसाइड करता है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा। जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसकी पहली मीटिंग को ये प्रिसाइड करता है, और उसमें प्रेसिडेंट की अनुमति से सभी को क्या दिलाता है? उस लोकसभा के सदस्यों को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। और जैसे ही स्पीकर आता है, स्पीकर तो चुनकर आएगा, लोकसभा के अंदर चुनाव होगा कि भैया किसको स्पीकर बनाए, और जैसे ही स्पीकर चुनकर आता है प्रोटेम स्पीकर का पद गायब हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर क्लियर है। तो यानी ये बच्चों कैसा पद है? ये एक टेम्पररी ऑफिस है, ये टेम्पररी पोस्ट है, जो स्पीकर के आते ही क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो यानी प्रोटेम स्पीकर बच्चों कैसी पोस्ट है? एक टेम्पररी पोस्ट है। जैसे ही स्पीकर जी इलेक्ट होकर आएंगे प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट गायब हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी था, और हद से हद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रोटेम स्पीकर का पूरा चक्कर समझ में आ गया तुमको? ठीक है, अब आओ इसके स्पीकर पर। स्पीकर, अब स्पीकर कैसा पोस्ट होता है बच्चों? इलेक्टेड पोस्ट होता है ना, ये एक इलेक्टेड पोस्ट होता है। और किस में से चुना जाता है? लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही किसी भी व्यक्ति को क्या चुना जाता है? स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। आपको एक बात पता है क्या? स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? शपथ, बताइए जरा मुझे। स्पीकर को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है? क्या स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है? नहीं, स्पीकर को अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है बच्चों। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, वहां पर सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य के रूप में। तो उनमें से कोई भावी स्पीकर भी होता है। चुनाव तो बाद में हुआ ना, शपथ तो पहले ही हो गई सारे लोकसभा के मेंबर्स की, तो उनमें से कोई एक भावी स्पीकर भी होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि स्पीकर को अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। स्पीकर जो होता है वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, जब प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिला रहे होते हैं, ठीक है। तो लिख लो यहां पर फिर भी, ओथ टुक एज मेंबर ऑफ लोकसभा। स्पीकर के रूप में वो कभी शपथ नहीं लेता, वो मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में ही शपथ लेता है। टेन्योर, स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? आमतौर पर वही 5 साल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय ने भंग कर दिया, तो क्या स्पीकर का पद भी भंग हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। विद द dissolve of Lok Sabha, the post of speaker not dissolve। लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर का पद भंग नहीं होता। जब दूसरी लोकसभा आती है उसकी बैठक से एक दिन पहले जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, क्योंकि नया स्पीकर आएगा फिर तो लोकसभा के डिसॉल्व होने पर स्पीकर का पद भंग नहीं होता, बल्कि जब नई लोकसभा आती है उसकी बैठक से एक दिन पहले स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है। स्पीकर को नॉर्मली कहाँ से लिया जाता है बच्चों? नॉर्मली ऐसा प्रथा है कि स्पीकर को जो है रूलिंग पार्टी से लिया जाता है, ठीक है। अब आइए डिप्टी स्पीकर में। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भाई स्पीकर नहीं है बाय चांस, तो उनकी एब्सेंस में
स्पीकर की तरह काम कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर। आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों ही पद, ये दोनों ही पोस्ट रूलिंग पार्टी से लिए जाते थे, ठीक है। अर्लियर बोथ स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर, ये कहां से आते थे? दोनों ही रूलिंग पार्टी से आते थे। जैसे आज बीजेपी है तो बीजेपी का स्पीकर होगा जी और बीजेपी का ही डिप्टी स्पीकर होगा, ऐसा। लेकिन फ्रॉम, ऐसा 10वीं लोकसभा तक होता था, लेकिन फ्रॉम 11th लोकसभा, 11वीं लोकसभा से रूल चेंज हो गया। 11th लोकसभा से स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से ही आते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी से, ठीक है। तो यानी 10वीं लोकसभा तक ऐसा होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से। लेकिन 11th लोकसभा से क्या होने लगा, स्पीकर रूलिंग पार्टी से आते हैं और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से आते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और मुझे बताएं, इसका भी टेन्योर क्या होता है? वही 5 वर्ष का, 5 ईयर का टेन्योर होता है डिप्टी स्पीकर का भी। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर का जो पोस्ट है वो भंग हो जाता है, लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर का भंग नहीं होता? भंग नहीं होता। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो गई तो डिप्टी स्पीकर के पोस्ट का क्या होगा? क्या वो भंग होगा या नहीं होगा? तो जी वो भी भंग हो जाएगा। तो विद डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑल्सो डिसॉल्व, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट भी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। क्लियर है आपको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के बारे में? अब यहाँ पर एक नोट डाल के आप एक चीज लिखें, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे किसके? लोकसभा के। पावर्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर की कुछ शक्तियां होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको स्पीकर वगैरह उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपाइल कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा वो इजी हो जाए। पावर्स ऑफ स्पीकर, स्पेशल जो कुछ पावर्स होती है स्पीकर की, जो आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, वो बता रही हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, जिसे हम आगे पूरा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे मनी बिल को, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है बच्चों? स्पीकर के पास। यानी स्पीकर डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कि कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं, इसका पूरा डिसाइड कौन करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। दूसरा, आप जानते हैं जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक होती क्या है ये मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बताऊंगी बाद में टाइप्स ऑफ बिल में। मान लीजिए कोई बिल पास नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम गुजर गया है, 6 महीने हो गए लगभग, तो प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे कि राज्यसभा को बुला लेंगे, लोकसभा को बुलाएंगे कि आओ संबंध देंगे कि आइए दोनों बैठिए और बिल को पास कीजिए। तो यानी जो जॉइंट सिटिंग के लिए बुलावा भेजते हैं वो प्रेसिडेंट भेजते हैं, लेकिन जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? आपका स्पीकर करता है। तो प्रिसाइड करते हैं किसको बच्चों? जॉइंट सिटिंग को, संयुक्त बैठक। जो संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद आपको मैंने जब आपको शेड्यूल्स पढ़ाई थी मैंने, तो शेड्यूल 10 मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी, जो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में।
दल बदल विरोधी कानून। और मैंने आपको बताया था अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो यह अधिकार नॉर्मली डिस्क्वालीफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं मेंबर्स को पार्लियामेंट के। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो ये पावर किसके पास होती है बच्चों? स्पीकर के पास होती है। तो यानी डिसाइड करता है द डिस्क्वालिफिकेशन, डिसाइड करता है द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसको डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर। तो ये 3 विशेष पावर होती है स्पीकर के पास कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, उसको स्पीकर डिसाइड करता है। संयुक्त बैठक को कौन अध्यक्षता करता है? स्पीकर करता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को तय भी कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी लोकसभा यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो हमने पूरा पार्लियामेंट के तीनों अंग भली भांति पढ़ लिए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद हमारा यूनियन गवर्नमेंट में बचा है वाइस प्रेसिडेंट, जो मैं लिखना शायद उस दिन भूल गई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये 4 चीज़ें रह गई हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट में। तो इसे हम आगे कंटिन्यू इसी को करेंगे। पार्लियामेंट के तीनों अंग हमारे फिनिश हो चुके हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट है। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। और अभी जानते हैं आप पूरा विश्व और हमारा देश एक भारी संकट जैसे कोरोना से गुजर रहा है, तो प्लीज़ घर पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते।